Hello, good evening student. Today we will discuss SSC महाराष्ट्र बोर्ड ज्योमेट्री चैप्टर 3 सर्कल. ठीक है स्टूडेंट, देखो सर्कल पढ़ने से पहले हम उसका जो 9th से पहले प्रीवियस क्लासेस में हम पढ़ रखे हैं उसके बारे में हम रिकॉल करेंगे. बेसिकली हम आज इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में पढ़ेंगे सर्कल का. तो देखो बेसिकली क्या है, सबसे पहले आता है सर्कल. सर्कल होता क्या है स्टूडेंट? तो सर्कल बहुत बच्चे पढ़ रखे हैं, सर्कल को डिफाइन भी कर चुके हैं. तो फिर से रिकॉल करके देख लेते हैं बेसिकली सर्कल होता क्या है. तो सर्कल को हम कैसे डिफाइन करेंगे स्टूडेंट? तो देखो बेसिक आइडिया है सर्कल को डिफाइन करने का. तो हम ऐसे कह सकते हैं सेट ऑफ ऑल पॉइंट विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट. ठीक है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट मतलब हमने क्या बोला, सेट ऑफ ऑल, ये सारे क्या है, बहुत सारे पॉइंट्स है. सेट ऑफ ऑल पॉइंट P1 P2 P3 अप टू बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स है. और ये क्या है आपका, ये फिक्स पॉइंट है. ठीक है, तो हमने क्या बोला स्टूडेंट, सेट ऑफ ऑल पॉइंट विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट. ये क्या है, फिक्स पॉइंट है हमारा. ठीक है, ये फिक्स्ड पॉइंट है स्टूडेंट. तो देखो कैसे बनाते हैं, सेट ऑफ ऑल पॉइंट विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट टू ज्वाइन ऑल दिस पॉइंट टू फॉर्म अ सर्कल. क्लियर स्टूडेंट, आई बात समझ में? तो यहां पर देखो ये जो फिक्स पॉइंट है इसको हम सेंटर ऑफ द सर्कल बोलते हैं. सेंटर ऑफ द सर्कल. इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? ये क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल. ये फिक्स पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ द सर्कल बोलेंगे. और ये जो इसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट होंगे P1 P2 P3 P4 अप टू Pn तक होंगे सारे, मतलब अप टू Pn इनफाइनाइट पॉइंट होंगे. तो ये सारे जो पॉइंट होंगे उसको हम बोलेंगे मूविंग पॉइंट ऑन द सर्कल या पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस. इसको हम क्या बोलते हैं, मूविंग पॉइंट्स ऑन द सर्कल. और ये भी बोल सकते हैं पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस, पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस. ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? तो आपको पता चल गया मतलब ये सर्कल को कैसे डिफाइन करेंगे. तो हमने क्या बताया, सेट ऑफ ऑल पॉइंट विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट टू ज्वाइन ऑल दिस पॉइंट टू फॉर्म अ सर्कल. ठीक है, तो फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल. ठीक है, इसको हमेशा O से रिप्रेजेंट करते हैं. सेंटर ऑफ द सर्कल को हम O से रिप्रेजेंट करते हैं. और ये सब क्या है, पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस. क्लियर स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है? ये तो हमारा डेफिनेशन हो गया, सेंटर हो गया, और ये जो पॉइंट्स हो गए ये क्या हो गया, हमारा सर्कमफेरेंस हो गया. क्लियर है स्टूडेंट, आई बात समझ में? तो ये पहला पॉइंट हो गया. सेकंड पॉइंट के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट. सेकंड पॉइंट क्या होता है, अब यहाँ पर देखो जो सर्कल होता है किसी पर्टिकुलर प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड करता है स्टूडेंट. सपोज करो हमारे पास, ठीक है, तो अगर मान लो ये हमने सर्कल बनाया स्टूडेंट. ठीक है, ये हमने सर्कल बनाया, तो इस सर्कल की वजह से इस पर्टिकुलर प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 3 पार्ट में डिवाइड किया है. अगर मान लो कोई पॉइंट एलोकेट करना चाहेंगे तो हम कहाँ एलोकेट कर सकते हैं स्टूडेंट? एक तो हम यहाँ पे एलोकेट कर सकते हैं जैसे आउटसाइड द सर्कल. ठीक है, एक हम क्या एलोकेट कर सकते हैं, ऑन द सर्कल. ठीक है, और एक हम कहाँ रिप्रेजेंट किया, इनसाइड द सर्कल. तो हम क्या बोल सकते हैं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट को कहाँ कहाँ एलोकेट किया जा सकता है, मतलब एक्सटीरियर में एलोकेट किया जाता है, एक्सटीरियर. ठीक है, और ये क्या है, इंटीरियर. एंड एक पॉइंट कहाँ एलोकेट किया, ऑन द सर्कल. क्लियर स्टूडेंट? तो बेसिकली जो सर्कल होता है किसी पर्टिकुलर प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड करता है, 3 पार्ट में डिवाइड करता है. कौन कौन से पार्ट, एक्सटीरियर, इंटीरियर एंड ऑन द सर्कल. इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया कि देखो, तो हमने 2 पॉइंट क्लियर कर लिए. सर्कल का डेफिनेशन देख लिया, सेंटर देख लिया, सर्कमफेरेंस पर पॉइंट्स देख लिए, एंड हमने देख लिया कि किसी पर्टिकुलर प्लेन को सर्कल कितने पार्ट में डिवाइड करता है. ठीक है, इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड ऑन द सर्कल. क्लियर स्टूडेंट, आई बात समझ में? अब देखो आगे के बारे में बात करते हैं. तो देखो बच्चों, हम नेक्स्ट बात करेंगे रेडियस ऑफ द सर्कल. तो रेडियस ऑफ द सर्कल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट? स्मॉल r एंड देखो स्मॉल r या कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं. तो अब यहाँ पे देखो सर्कल बना के देखते हैं. जैसे ये मान लो हमारे पास सर्कल है. ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास सर्कल है, ये हमारे पास सेंटर होगा, और इस पर बहुत सारे मूविंग पॉइंट है, P1 P2, ये P3 है, P4 है, ये P5 है. ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो किसी भी देखो सेंटर से और सर्कल जो पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ द सर्कल. ये रेडियस होगा. देखो ये भी ज्वाइन करेंगे, ये भी रेडियस होगा स्टूडेंट. क्लियर है? तो हम क्या कर सकते हैं, रेडियस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हाउ टू डिफाइन द रेडियस. तो लाइन सेगमेंट बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑन द सर्कल. देखो सेंटर, देखो लाइन सेगमेंट बिटवीन सेंटर एंड मूविंग पॉइंट ऑन द सर्कल इज नोन एज
रेडियस ऑफ द सर्कल, या लाइन सेगमेंट बिटवीन सेंटर एंड पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस इज नोन एज रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जैसे ये सब क्या काम करेगा, रेडियस का काम करेगा। ठीक है, जैसे मतलब OP1 OP2 इक्वल टू OP3 इक्वल टू OP4 अप टू मतलब बहुत सारे पॉइंट होंगे OPN, सब क्या होंगे, रेडियस के इक्वल होंगे। तो मतलब फिक्स पॉइंट से और सर्कल के किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट होगी वो हमारा क्या होगा, रेडियस ऑफ द सर्कल होगा। रेडियस को हम स्मॉल r से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल R से भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है स्टूडेंट, आई बात समझ में। तो ये थर्ड पॉइंट आपका क्लियर हो गया स्टूडेंट। ठीक है, अब देखो हम फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट। फोर्थ पॉइंट, सपोज करो हमारे पास सर्कल है, ये दे रखा है सर्कल, और इस पे बहुत सारे पॉइंट होंगे P1 P2 P3 P4 P5। ठीक है, P5, ये सारे बहुत सारे अप टू इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। तो अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, हम ये बात करेंगे कि अगर मान लो किसी भी दो सर्कल के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है, अगर किसी भी दो लाइन सेगमेंट को ज्वाइन किया जाए तो उससे हमारा क्या बनेगा। जैसे मतलब ये लाइन सेगमेंट को ज्वाइन किया तो ये क्या होगा, ये कॉर्ड ऑफ द सर्कल होगा, कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, कॉर्ड ऑफ द सर्कल। देखो ये भी क्या होगा, कॉर्ड ऑफ द सर्कल होगा। क्लियर है स्टूडेंट, तो हम कह सकते हैं लाइन सेगमेंट बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस इज नोन एज कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो कॉर्ड ऑफ द सर्कल आप समझ गए स्टूडेंट, क्या होता है, कॉर्ड ऑफ द सर्कल, ऑफ द सर्कल। तो ठीक है, तो हम कह सकते हैं अगर कोई से भी पॉइंट हो, अगर मान लो ये पॉइंट है तो ये भी क्या होगा, कॉर्ड ऑफ द सर्कल होगा। ठीक है, ये भी अगर मान लो P11 है, ये भी क्या होगा, कॉर्ड ऑफ द सर्कल होगा। तो सब आपस में क्या होंगे, कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो सर्कल के किसी भी पॉइंट को अगर मिला दें तो वो लाइन सेगमेंट जो होगी कॉर्ड ऑफ द सर्कल होगी। क्लियर है स्टूडेंट, आई बस माई फोर्थ पॉइंट क्लियर हुआ है स्टूडेंट आपको। अब देखो फिफ्थ पॉइंट के बारे में बात करेंगे। तो बहुत बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, कॉर्ड सर रेडियस को, डायमीटर भी तो होगा कॉर्ड। हाँ, तो डायमीटर भी क्या होता है, हमारा कॉर्ड होता है, बट ये क्या होता है, सेंटर से पास होता है। तो हम कह सकते हैं जैसे P1 और ये P2, सपोज करो P2। ठीक है, तो ये अगर मान लो सेंटर है तो हम कह सकते हैं डायमीटर को डिफाइन करने के लिए लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज नोन एज डायमीटर ऑफ द सर्कल विच इज पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगी और सेंटर से पास होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो ये होता है डायमीटर, डायमीटर ऑफ द सर्कल, डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो सर्कल को डायमीटर ऑफ द सर्कल आप समझ गए। डायमीटर ऑफ द सर्कल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल D और स्मॉल d से भी रिप्रेजेंट किया जाता है स्टूडेंट। अब देखो जो डायमीटर है वो ट्वाइस ऑफ रेडियस भी होता है। देखो ये रेडियस है, देखो ये सेंटर से ज्वाइन किया पॉइंट, ये भी रेडियस है। तो जो डायमीटर होगा वो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ रेडियस भी होता है स्टूडेंट। क्लियर है, तो आपको समझ में आ गई बात, रेडियस क्या होता है, ठीक, डायमीटर क्या होता है स्टूडेंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज नोन एज डायमीटर ऑफ द सर्कल विच इज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब देखो जो डायमीटर होता है, डायमीटर की वजह से सर्कल के दो पार्टीशन होते हैं। ठीक है, दो इक्वल पार्टीशन होते हैं। तो इस पार्टीशन को हम क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल। ठीक है, ये क्या होता है, सेमी सर्कल होता है स्टूडेंट, सेमी सर्कल। क्लियर स्टूडेंट, सेमी सर्कल क्यों, क्योंकि एक सर्कल के दो पार्ट हो चुके हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट नेक्स्ट है 6 पॉइंट्स है आर्क ऑफ द सर्कल। आर्क ऑफ द सर्कल क्या होता है स्टूडेंट, अब देखो डायग्राम से समझते हैं। बेसिकली क्या हमें पिक्चर्स याद रहते हैं, इसीलिए मैं डायग्राम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ स्टूडेंट। सपोज करो ये हमारे पास सर्कल है। ठीक है, सर्कल के हमने दो पार्टीशन किया, जैसे यहाँ से ब्रेक कर दिया। सपोज करो ये ब्रेक किया, तो ब्रेक करने के बाद हमारे पास दो पार्टीशन आएंगे स्टूडेंट, एक ये आएगा A एंड B, उसके बाद ये वाला पोर्सन आएगा। ठीक है, ये वाला पोर्सन आएगा। ठीक है, ठीक है, ये दो पोर्शन आ गए। तो इस देखो ये क्या होगा, हमारा आर्क ऑफ द सर्कल होगा। ठीक है, ये आर्क होगा। तो हम कह सकते हैं पीसेस ऑफ सर्कल बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस इज नोन एज आर्क ऑफ द सर्कल होगा। ठीक है, तो ये देखो ये छोटा पार्ट है, इसको हम क्या बोलेंगे, माइनर आर्क बोलेंगे स्टूडेंट, माइनर आर्क। ठीक है, और ये बड़ा पोर्शन है तो इसको हम क्या बोलेंगे, मेजर आर्क बोलेंगे, मेजर आर्क। क्लियर है, इतनी बात समझिए। तो माइनर आर्क को कैसे रिप्रेजेंट किया, जैसे हम इसको नेमिंग करेंगे तो क्या होगा, AB दिस वन। क्लियर है स्टूडेंट, और मेजर आर्क भी क्या हो जाएगा, जैसे इसका अलग नाम भी दे सकते हो, जैसे क्यू बीच में डाल दिया तो क्या लिखते हैं, AQ। देखो मेजर आर्क AQB, ऐसे हम रिप्रेजेंट 3 लेटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड 2 लेटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, या अगर मान लो यहाँ पर पॉइंट P रख देते हो तो इसको हम क्या नाम से और क्या बोल सकते हैं, APB। क्लियर है स्टूडेंट, और ये आर्क का सिंबल उसके ऊपर हम रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है स्टूडेंट, आई बात समझ में, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। ठीक है,
देखो 7 पॉइंट के बारे में बात करेंगे। ये बेसिक इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट। नेक्स्ट है आपका सेगमेंट ऑफ द सर्कल, सेगमेंट ऑफ द सर्कल, ठीक है। ये बेसिक आपको आइडिया अभी 10th क्लास में भी आएगा, परेशान मत, ये सब बेसिक आप समझ लीजिए क्या होता है। देखो सेगमेंट ऑफ द सर्कल क्या होता है, सपोज करो हमारे पास सर्कल है और ये क्या है, कॉर्ड ऑफ पी, जैसे ए और बी, ये क्या है कॉर्ड ऑफ द सर्कल, और ये क्या हमारे पास आर्क ऑफ द सर्कल। तो बेसिकली इसको हम बोलते हैं सेगमेंट ऑफ द सर्कल स्टूडेंट। इसको क्या बोलेंगे, सेगमेंट ऑफ द सर्कल, सेगमेंट ऑफ द सर्कल, ठीक है। बट ये क्या है, माइनर है, छोटा पार्ट है, तो इसको हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट, ठीक है, माइनर सेगमेंट। और ये जो बड़ा पोर्शन है स्टूडेंट, बड़ा पोर्शन है ये सब, इसको हम बोलेंगे मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। क्लियर है स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो सेगमेंट को अगर हम डिफाइन करेंगे स्टूडेंट तो क्या बोल सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर सेगमेंट को अगर हम डिफाइन करेंगे तो क्या बोलेंगे स्टूडेंट, एरिया इनक्लोज्ड बाय कॉर्ड एंड आर्क ऑफ द सर्कल इज नोन एज सेगमेंट ऑफ द सर्कल, ठीक है। एरिया इनक्लोज्ड बाय कॉर्ड एंड आर्क ऑफ द सर्कल इज नोन एज सेगमेंट ऑफ द सर्कल। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो आप डिफाइन कर सकते हैं एरिया क्या होगा, ठीक है। ये कॉर्ड है और ये आर्क है, तो इसके बीच में जो एरिया होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सेगमेंट ऑफ द सर्कल। दो टाइप के सेगमेंट देखा, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट, ठीक है। तो जो छोटा होगा उसको माइनर बोलेंगे और जो बड़ा होगा उसको मेजर बोलेंगे। एंड आर्क भी देख लिया आपने स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो 7 पॉइंट हो गया, 8 पॉइंट के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट। तो देखो बच्चा, सेक्टर ऑफ द सर्कल के बारे में हम बात कर लेते हैं। बेसिकली इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए आपको। तो बेसिकली जो सेक्टर ऑफ द सर्कल होता है, सपोज करो हमारे पास ये सर्कल है और ये हमारे पास ये पोर्शन बन गया ए, 0 A एंड B। तो ये जो पोर्शन होगा उसको हम सेक्टर ऑफ द सर्कल बोलते हैं स्टूडेंट, ठीक है। ये आप सेक्टर ऑफ द सर्कल होता है। इसको कैसे डिफाइन, हाउ टू डिफाइन द सेक्टर, सेक्टर जो एरिया इनक्लोज बाय 2 रेडियाई, देखो ये 2 रेडियस है, एरिया इनक्लोज बाय 2 रेडियाई एंड आर्क ऑफ द सर्कल इज नोन एज सेक्टर ऑफ द सर्कल। इसको हम बोलेंगे माइनर सेक्टर, क्योंकि छोटा है, माइनर सेक्टर, ठीक है। और इसको हम क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर स्टूडेंट, मेजर सेक्टर होगा। क्लियर है स्टूडेंट, आई बात समझ में, आई थिंक सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा ये क्या होता है, ठीक है। तो ये माइनर सेक्टर हो गया और ये मेजर सेक्टर हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट, और हमने 9th क्लास में बात किया था कि जैसे 9 पॉइंट हम बात करें, कॉन्ग्रुएंट सर्कल। कॉन्ग्रुएंट सर्कल क्या होता है स्टूडेंट, कॉन्ग्रुएंट सर्कल, ठीक है। अब देखो कॉन्ग्रुएंट सर्कल होते हैं 2 और मोर सर्कल हैविंग इक्वल रेडियाई इज नोन एज कॉन्ग्रुएंट सर्कल। ऐसे 2 सर्कल या 2 या मोर सर्कल हैविंग इक्वल रेडियस, सपोज करो ये सर्कल 3 है तो एक सर्कल और बना दिया जिसका रेडियस कितना है, 3 है। तो ऐसे 2 सर्कल को हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट सर्कल बोलेंगे, ठीक है। मतलब बहुत सारे सर्कल हो सकते हैं जिनका रेडियस क्या हो, इक्वल हो, तो ऐसे 2 सर्कल को हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट सर्कल। जिसका भी 3 है रेडियस, इसका भी 3 रेडियस है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसको कॉन्ग्रुएंट सर्कल बोलेंगे, ठीक है। 10th पॉइंट स्टूडेंट, फिर होता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल, हम के बारे में पढ़े थे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ठीक है। तो इसको हमने कैसे डिफाइन किया था स्टूडेंट, 2 और मोर सर्कल हैविंग इक्वल सेंटर इज नोन एज कॉन्सेंट्रिक सर्कल। मतलब एक ही सेंटर बने बहुत सारे सर्कल बना दिए, तो ये सब आपके जो सर्कल होंगे वो क्या होंगे स्टूडेंट, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ठीक है। इसके बहुत इतने सारे सर्कल है बट इनका सेंटर पॉइंट क्या है, एक ही है, इसीलिए ये सब क्या होंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। जैसे C1, C2, C3 एंड C4। C1, C2, C3, C4 आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल। क्यों, क्योंकि हैविंग 1 सेंटर ओनली। क्लियर है स्टूडेंट, आई बात समझ में, ठीक है। अब देखो हम 11 पॉइंट के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। 11 पॉइंट हमारा इंटरसेक्टिंग सर्कल। तो इंटरसेक्टिंग मतलब ऐसे 2 सर्कल जो यहाँ पर इंटरसेक्ट करें, ठीक है। जैसे ये दोनों सर्कल आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरसेक्टिंग सर्कल, A B पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसी भी सिचुएशंस हो सकती है 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें, ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है स्टूडेंट 1 पॉइंट पर टच करते हुए ऐसे बाहर निकल जाए। ये किस पर इंटरसेक्ट कर रहा है, A पर, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ये सिचुएशन इनसाइड भी हो सकती है, जैसे ऐसी भी बन सकती है स्टूडेंट, ठीक है। ऐसी भी बन सकती है कि इनसाइड इंटीरियर में वो टच करे। क्लियर है स्टूडेंट, ये भी सिचुएशन हो सकती है, ये भी सिचुएशन हो सकती है। क्लियर है स्टूडेंट, आई बात समझ में स्टूडेंट, ठीक है। नॉन इंटरसेक्टिंग, देखो इंटरसेक्टिंग है, नॉन इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या हो जाएगा, नॉन इंटरसेक्टिंग, ठीक है। मतलब ये तुम्हारा 12 पॉइंट। नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल क्या हो सकता है स्टूडेंट, ऐसे 2 सर्कल जो इंटरसेक्ट ना करें, जिससे मतलब ये अभी हमने कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाया, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है।
ये तो इसका एक सेंटर पॉइंट तो होगा, बट ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ये सिचुएशन हो सकता है और ये एक सिचुएशन हो सकता है, ये दो सर्कल, ठीक है, ये भी आपस में क्या करेगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा स्टूडेंट। क्लियर है, आई बात समझ में? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। नेक्स्ट हमने पढ़ा था स्टूडेंट, जैसे 13 पॉइंट में पढ़ा था इन सर्कल हमने ड्रॉ किया था स्टूडेंट, इन सर्कल, ठीक है। तो इन सर्कल हम कैसे ड्रॉ करते थे स्टूडेंट, आपको पता ही होगा कैसे ड्रॉ करते हैं। देखो कैसे, तो देखो स्टूडेंट इन सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं। तो सपोज करो मेरे पास एक ट्रायंगल है, मैं प्रोसेस बता देता हूँ, आपको पता है 9th क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं स्टूडेंट। जैसे ABC है, ठीक है, इसको हम ड्रॉ कर लेते थे। अब देखो हम एंगल का बाइसेक्टर, एनी टू एंगल का बाइसेक्टर करना होता था, तो एंगल बाइसेक्टर किया हमने, इस एंगल का बाइसेक्टर किया हमने, ये इक्वल टू ये, और इस एंगल का भी बाइसेक्टर किया। सपोज करो ये बाइसेक्टर किया, इसको हमने आई नाम दे दिया, आई से रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। तो इनका बाइसेक्टर किया। अब यहां से हम क्या करते थे, यहाँ पर से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ, इस पर भी ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज करो ये हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक है स्टूडेंट, ये हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया। तो इसको एज अ रेडियस कंसीडर करके एक सर्कल बना लेते थे, वो होता था हमारा इन सर्कल। तो इसको एज अ रेडियस कंसीडर करके एक सर्कल बना लेते थे स्टूडेंट, और वो होता था हमारा इन सर्कल, ऐसे ड्रॉ कर लेते थे, ठीक है। तो ये जो सर्कल बनेगा हमारा इन सर्कल। आई थिंक प्रोसेस समझ में आ गया आपको, आई थिंक याद आ गया होगा आपको कैसे ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट आता है सर्कम सर्कल ड्रॉ करते थे, सर्कम सर्कल ड्रॉ करते थे। तो इस वाले में क्या काम करते थे, जैसे हमने एक ट्रायंगल डिजाइन किया ABC, ठीक है। तो अभी हम क्या काम करते थे स्टूडेंट, जैसे हम साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं, मतलब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको पता है मोर देन हाफ कंसीडर करते थे, इधर कट करते थे, इधर कट करते थे, फिर मोर देन हाफ यहाँ पे कट करते थे, यहाँ पे कट करते, इसको ड्रॉ किया स्टूडेंट, ठीक है, ऐसे ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। फिर इस साइड का या इस साइड का कोई एक का बाइसेक्टर करते थे, मोर देन हाफ किया, इधर भी, फिर इधर भी किया, तो इसको ज्वाइन किया स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो दो मीट करते थे इसको रेडियस कंसीडर करके वर्टेक्स के अलोंग हम एक सर्कल बना लेते थे। तो ये जो सर्कल बनेगा, सपोज करो ये सर्कल बनेगा, वो हमारा सर्कम सर्कल का काम करता था स्टूडेंट, ठीक है। अभी मेरे से एग्जैक्ट नहीं बन रहा, लेकिन आपको समझ में आ गया कि कैसे करते थे स्टूडेंट। क्लियर है, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट, कुछ प्रॉपर्टी अब हमने कॉर्ड भी पढ़ा था, उसको भी हम देख लेते हैं। तो देखो बच्चे 16 पॉइंट है हमारा, प्रॉपर्टी ऑफ कॉर्ड। प्रॉपर्टी ऑफ 4 टाइप के हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था। जैसे एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था, सपोज करो ये हमारे पास सर्कल है, ठीक है। तो ये अगर मान लो कॉर्ड है AB, ठीक है, तो AB अगर मान लो सपोज करो ये सेंटर है, सेंटर से अगर हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते थे, सपोज करो कॉर्ड AM पर, मतलब AB पर AM, तो हम क्या करते, ये जो परपेंडिकुलर लाइन होता था कॉर्ड को क्या करता था, बाइसेक्ट करता था, ठीक है। तो क्या लिखते थे, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है। मीन्स बाइसेक्ट द कॉर्ड का मतलब AM इक्वल टू MB होता था। क्लियर है, तो ये एक प्रॉपर्टी थी स्टूडेंट। क्लियर है, या दूसरी इसका जस्ट कन्वर्ज क्या होता था, सपोज करो हमारे पास सपोज करो ये कॉर्ड है AB और ये सेंटर है। तो अगर मान लो कॉर्ड के मिड पॉइंट, ठीक है, मिड पॉइंट से जैसे M है, कॉर्ड से मिड पॉइंट से और सेंटर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट होती है इस पर परपेंडिकुलर होती थी, ये प्रॉपर्टी होती थी। पहली प्रॉपर्टी क्या बताया था, सेंटर से अगर हमने परपेंडिकुलर लाइन बनाया तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, मतलब AM इक्वल टू MB होता था। दूसरी प्रॉपर्टी है, अगर मान लो कॉर्ड है, इसके मिड पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट होती है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है, मतलब ये 90 होता है, ये दूसरी प्रॉपर्टी थी। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो तुम्हारा ये सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था स्टूडेंट, इक्वल कॉर्ड और इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। सपोज करो हमारे पास दो इक्वल कॉर्ड हो गए AB और ये हमारे पास CD, दो इक्वल कॉर्ड है, तो सेंटर से इनका बीच का डिस्टेंस जो होगा इक्वल होगा। क्या बोला, इक्वल कॉर्ड और इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो ये जिससे परपेंडिकुलर लाइन बनाया CM और ये O है और ये ON, ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। मीन्स इफ AB इक्वल टू CD है, देन हम कह सकते थे क्या है, इक्वल कॉर्ड है ये, इसकी वजह से क्या होगा OM, देन OM इक्वल टू ON, मतलब सेगमेंट, लाइन सेगमेंट OM इक्वल टू ON होगा, ठीक है। इसका जस्ट रिवर्स प्रॉपर्टी क्या थी स्टूडेंट, अगर मान लो हमारे पास जो इक्वल कॉर्ड था, मतलब इक्वल कॉर्ड नहीं दे रखा, सपोज करो हमारे पास CD है, यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, जैसे OMN है, मतलब यहाँ पर क्या दे रखा OM, मतलब सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर इक्वल होगा तो इक्वल कॉर्ड भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। जस्ट इसका कन्वर्ज, मतलब इसका कन्वर्ज ये है, ठीक है। मतलब क्या है हमारे पास, इफ OM इक्वल टू ON, देन
कॉर्ड आर इक्वल, देन कॉर्ड आर इक्वल मतलब ए बी इक्वल टू सी डी। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? तो ये हमने सारी प्रॉपर्टी पढ़ रखा है स्टूडेंट, ठीक है। और भी कुछ कुछ प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, जब हम टेंथ क्लास का सिलेबस पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसमें कुछ पढ़ते जाएंगे, ठीक है। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया क्या हमने प्रॉपर्टी पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। और भी कुछ बहुत सारी नई प्रॉपर्टी आएंगी स्टूडेंट, तो टेंथ क्लास का जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसमें भी पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो जितना हमने अभी तक पढ़ा था उसको हमने रिकॉल कर लिया स्टूडेंट, क्योंकि टेंथ क्लास में अगर ऐसी चीजें आए तो आपको कंफ्यूजन ना हो, पहले से ऑलरेडी पता हो स्टूडेंट, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रहने देंगे स्टूडेंट, बाकी का जो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट आएगा चैप्टर वाइज हम क्लियर करते जाएंगे स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। ओके, थैंक यू।